देखिए, जैव विकास के सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे कि जैव विकास किसे कहते हैं तथा जैव विकास के प्रमाण क्या है, अर्थात अवशेषी अंग, समजात अंग तथा समवृद्धि अंग के बारे में हम संपूर्ण रूप से पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम जैव विकास। तो जैव विकास या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन किसे कहते हैं? सरल संरचना वाले जीवों से जटिल रचना वाले जीवों के क्रमिक विकास को हम जैव विकास कहते हैं। या विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीव के क्रमिक विकास का अध्ययन करते हैं, ऐसे विज्ञान को हम जैव विकास या ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहते हैं। जैव विकास शब्द का प्रयोग सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने सन 1800 ईस्वी में दिया था। जैव विकास प्रक्रिया इतनी धीमी होती है कि हम उसे प्रकृति में घटते हुए अपने सामने नहीं देख सकते, अर्थात सामने देखना संभव नहीं है। देखिए, अब बात करते हैं हम जैव विकास के प्रमाण अर्थात एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो देखिए, जैव विकास के प्रमाण निम्न है, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि जैव विकास की प्रक्रिया इतनी धीमी होती है कि उसे हम संभवतः प्रकृति में देखते हुए घटित होते हुए नहीं देख सकते या उसे देखना सामने संभव नहीं है। जैव विकास के निम्न दो प्रमाण हैं, दो आधार पर जैव विकास के प्रमाण दिए गए। पहला होता है तुलनात्मक आकार की व शरीर रचना। दूसरा जीवाश्मीय अभिलेख, अर्थात तुलनात्मक आकार की व शरीर रचना में हम उसके आकार के आधार पर उसकी तुलना करेंगे तथा जीवाश्मीय अभिलेख अर्थात जीवाश्मों द्वारा हम प्रमाण देंगे कि जैव विकास के प्रमाण क्या है। चलिए अब इन्हें हम विस्तार रूप से देखते हैं। देखिए, जैसा कि हमने कहा कि तुलनात्मक आकार की व शरीर रचना, कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। जीवों के संरचना एवं आकार के आधार पर जीवों के निम्न प्रमाण मिलते हैं। पहला समजात अंग जिसे हम होमोलॉगस ऑर्गन्स कहते हैं, दूसरा समवृद्धि अंग जिसे हम एनालॉगस ऑर्गन्स कहते हैं तथा तीसरा अवशेषी अंग जिसे हम वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। अब बात करते हैं हम समजात अंग अर्थात होमोलॉगस ऑर्गन्स की। अब बात करते हैं हम समजात अंग या होमोलॉगस ऑर्गन की। तो वे अंग जो संरचना या रचना तथा उत्पत्ति में समान होते हैं लेकिन उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसे अंगों को हम समजात अंग या होमोलॉगस ऑर्गन्स कहते हैं। उदाहरण के लिए सील के फ्लिपर। देखिए, सील के जो फ्लिपर होते हैं अर्थात पंख होते हैं वह पानी में तैरने के काम आते हैं। पक्षी व चमगादड़ के पंख। देखिए, पक्षी और चमगादड़ के पंख देखने में तो समान होते हैं लेकिन इनका कार्य जो होता है भिन्न भिन्न होता है। घोड़ों के अगले टांग देखिए दौड़ने के काम आता है जबकि वो संरचना में समान होते हैं। मानव के हाथ किसी वस्तु को पकड़ने के कार्य में आता है। अगर और भी इसमें एग्जाम्पल लिया जाए तो कुत्तों के अगले पैर कह सकते हैं, उसके द्वारा वह भोजन पकड़ने का कार्य करता है। अर्थात जैसा कि हमने कहा कि वे अंग जो रचना एवं उत्पत्ति में समान हो लेकिन उनके कार्य भिन्न भिन्न हो। जैसा कि आप देख सकते हैं, सील के फ्लिपर जो है वह पानी में तैरने के काम आ रहा है, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख उड़ने के लिए, घोड़ों के टांग दौड़ने के लिए तथा मानव के हाथ वस्तुओं को पकड़ने के लिए। इन्हें हम अब चित्रों द्वारा समझते हैं। देखिए, इन सभी दिए गए उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि इनकी रचना जो है वह समान तो है लेकिन इन सभी जीवों के कार्य जो हैं वह अलग अलग हैं। अब बात करते हैं हम समवृद्धि अंग अर्थात एनालॉगस ऑर्गन। तो समवृद्धि अंग या एनालॉगस ऑर्गन किसे कहते हैं? वे अंग जो संरचना अर्थात रचना एवं उत्पत्ति में समान नहीं होते लेकिन उनके कार्य समान होते हैं। ऐसे अंगों को हम समवृद्धि अंग या एनालॉगस ऑर्गन कहते हैं, जैसे चमगादड़ व पक्षियों के पंख। देखिए, जैसा कि हमने अभी फिगर दिखाया था उसमें देखिए चमगादड़ और पक्षी के पंख रचना में तो समान नहीं है अर्थात असमान है, लेकिन उन दोनों के पंख उड़ने के कार्य में सहायता प्रदान करते हैं या उड़ने के कार्य आता है। अर्थात ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं रचना समान ना हो लेकिन उन दोनों का कार्य एक समान हो, ऐसे अंगों को हम समवृद्धि अंग या एनालॉगस ऑर्गन कहते हैं।
अब बात करते हैं हम अवशेषी अंग अर्थात वेस्टिजियल ऑर्गन। तो बात करें हम अवशेषी अंग या वेस्टिजियल ऑर्गन का किसे कहते हैं। तो जंतुओं के शरीर में अनेक ऐसे अंग पाए जाते हैं जिनका शरीर में कोई कार्य नहीं होता है। ऐसे अंगों को हम अवशेषी अंग कहते हैं। यह कह सकते हैं कि वे अंग जिनका प्रयोग मानव तथा अन्य जीव जंतुओं ने करना छोड़ दिया और वह इस समय प्रमाण के रूप में उपस्थित है। जैसे सर्प के पैर। देखिए, प्राचीन समय में सर्प पैरों द्वारा चलते थे। धीरे धीरे मौसम परिवर्तन के कारण उन्होंने अपने पैरों का प्रयोग करना छोड़ दिया, जिसके कारण उनके पैर समाप्त हो गए। लेकिन अभी भी उनके शरीर पर उनके पदचिह्नों के निशान हैं। कबूतर के अग्रपाद के पैर। कबूतर के अग्रपाद के जो पैर थे वहाँ पे भी उसमें भी जैव विकास में आगे चल के विकास हुआ। कीवी पक्षी के पंख। देखिए, कीवी पक्षी के पंख में भी अनेक विकास हुए जो कि अभी भी प्रमाण के रूप में अभी है। जो परिवर्तन हुआ अब वो अभी भी उनमें प्रमाण के रूप में है। अब बात करते हैं मानव शरीर में मुख्यतः 100 से अधिक ही अंग अवशेषी अंग पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ इस प्रकार हैं जिसे हम देख सकते हैं। देखिए देखिए जैसा कि हमने कहा कि मानव के शरीर में 100 से भी अधिक अवशेषी अंग पाए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। जैसे कर्णपल्लवी की पेशियां अर्थात ईयर पिना। दूसरा निमेषक पटल। देखिए, आँखों के कॉर्नर पे किनारे पे पिंक कलर का या कह सकते हैं रेड कलर का एक छोटा सा हिस्सा होता है, जिसका प्रयोग हमने करना छोड़ दिया, जिसके कारण वह छोटा हो गया। अर्थात पहले जब मानव का विकास प्रारंभिक अवस्था थी तो उसमें निमेषक पटल जो था वह पूर्ण विकसित था, जो आँखों को सुरक्षा प्रदान करता था। उसका प्रयोग मानव ने धीरे धीरे करना छोड़ दिया, जिसके कारण उसका आकार छोटा हो गया और वह अवशेषी अंग के रूप में हमारे शरीर में उपस्थित है। इस समय इस निमेषक पटल का कोई भी कार्य नहीं है। अक्ल दाढ़। जैसा कि आप बंदरों में देख सकते हैं, बंदरों के जो अक्ल दाढ़ अर्थात मोलर टीथ कह सकते हैं या विजडम टीथ कहते हैं, जो दोनों सभी मनुष्य में के दांतों के आगे कॉर्नर पे थोड़ा सा तीखा भाग होता, तीखा कर सकता है, नुकीला भाग होता है, उसे हम अक्ल दाढ़ या विजडम टीथ कहते हैं। इसका प्रयोग बंदर भोजन वगैरह करने में या फल वगैरह को खाने में करते थे। मानव उसका प्रयोग करना छोड़ दिया, जिसके कारण वह छोटे हो गए और वह इस समय अवशेषी अंग के रूप में उपस्थित है। अब बात करते हैं पुच्छ, कशेरुकाई या टेल। देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि मानव का विकास आदि मानव अर्थात बंदर से भी हुआ है, तो बंदरों में पूंछ उपस्थित है क्योंकि बंदर उसका प्रयोग करता है, जबकि प्राचीन समय में मानव भी उन पूँछों का प्रयोग पेड़ पे चढ़ने में या पेड़ से उतरने में उसकी सहायता प्रदान करते थे, अर्थात सहायता लेते थे, जिसके कारण वो पूर्ण विकसित है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही मानव का जैव विकास हुआ अर्थात मानव विकास करते गया, अपनी पूँछ का प्रयोग करना छोड़ दिया, जिसके कारण उनकी पूँछ छोटे हो गए या समाप्त हो गए। लेकिन अभी भी रीढ़ की हड्डी की सबसे निचली वाली जो हड्डी होती है वह छोटी सी पूँछ के आकार की है। अर्थात इससे यह प्रमाणित होता है कि हमारे पूर्वज जो थे वह बंदर थे या हमारी उत्पत्ति बंदरों से हुई है, तथा इस समय उसका कोई भी प्रयोग नहीं है। उसके बाद से बात करते हैं हम मानव के शरीर पर बाल। मानव के शरीर के बाल यह प्रदर्शित करते हैं कि मानव जो थे वह उनका विकास जो होता है बंदरों से हुआ है, जैसे कि उनके कंधों पे बाल, कानों पे, सीनों पे तथा आदि प्रमाण है इसके। देखिए, इस प्रकार से मानव में अनेक अवशेषी अंग पाए जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम जीवाश्मीय अभिलेख अर्थात फॉसिल रिकॉर्ड। देखिए, पहले बात करें हम कि जीवाश्म किसे कहते हैं। तो पत्थरों तथा पहाड़ों पर प्राचीन समय के कुछ जंतु के अवशेष पाए जाते हैं, जिसे हम जीवाश्म कहते हैं, तथा इस प्रक्रिया को जांचने की प्रक्रिया जीवाश्मीय अभिक्रिया कहलाता है। अब बात करते हैं हम जीवाश्मों का अध्ययन कहाँ करते हैं। तो जीवाश्मों का अध्ययन हम जीवाश्म विज्ञान अर्थात पैलियोंटोलॉजी में करते हैं। सबसे पहले जीवाश्म विज्ञान को लियोनार्डो डी विस्की ने लगाया था, अर्थात सबसे पहले जीवाश्म विज्ञान के बारे में अध्ययन लियोनार्डो डी विस्की ने किया, जबकि जीवाश्मीय विज्ञान की स्थापना जॉर्ज क्यूवियर ने सन 1800 ईस्वी में की।
अब बात करते हैं हम जीवाश्मों के प्रकार। तो देखिए, जीवाश्मों के अनेक प्रकार हैं, जैसे कि मुख्यतः 5 देख सकते हैं आप। पहला, पत्थर से बने जीवाश्म, जिसे हम पेट्रीफाइड फॉसिल्स कहते हैं। दूसरा, ढांचे वाले जीवाश्म, जिसे हम म्यूल्ड फॉसिल्स कहते हैं। तीसरा, अपरिवर्तित जीवाश्म, जिसे हम यूनाइटेड फॉसिल्स कहते हैं। चौथा, मुद्रण जीवाश्म, जिसे हम प्रिंट फॉसिल्स कहते हैं। पांचवा, दबे हुए जीवाश्म, जिसे हम कंप्रेस्ड फॉसिल्स कहते हैं। अब बात करें हम पत्थर से बने जीवाश्म किसे कहते हैं, तो वे जीवाश्म जो पत्थर से बने हो या अस्थि कवच अर्थात हड्डी कह सकते हैं, अस्थि कवच, दांत तथा बड़े वृक्ष के बने हुए जो अवशेष होते हैं उसे हम पत्थर के बने जीवाश्म कहते हैं। अर्थात उनके ढांचे जो होते हैं पत्थर पे ढल जाता है और वो सभी पदार्थ जो होता है नष्ट हो जाता है, लेकिन उनके जो ढांचे हैं वह पत्थर पे बने हुए या उपस्थित रहते हैं। अब बात करते हैं ढांचे वाले जीवाश्म, अर्थात पत्ती हो गया, कीट हो गया तथा मछलियों का पंख हो गया, जो कि मिट्टी या पत्थर पर दबे हुए होते हैं। वो ये सभी जो जीव हैं उनके सारे अवशेष तो समाप्त हो जाते हैं, लेकिन उनकी जो संरचना है वह ढांचे के रूप में उस मिट्टी या कह सकते हैं पत्थर पर पड़ी रहती है, जिसे हम ढांचे वाले जीवाश्म कहते हैं। तीसरा बात करें हम अपरिवर्तित जीवाश्म, जिसे हम यूनाइटेड फॉसिल कहते हैं। अपरिवर्तित जीवाश्म का मतलब ये है कि ठंडे प्रदेशों में यदि कोई जीव उसमें दब के मर जाता है तो अनेक वर्षों तक वह बर्फ में सुरक्षित उसका जो अवशेष होता है वह सुरक्षित पड़ा रहता है, जैसा कि गेंडा तथा मेमात होते हैं। अब बात करते हैं मुद्रण जीवाश्म अर्थात प्रिंट फॉसिल्स। तो देखिए, मोलस्क के कवच अर्थात घोंघा हो गया, अपने सीपी हो गया, इनके जो कवच होते हैं वह मुद्रण के समान स्थिर रहते हैं। अर्थात बात करें हम घोंघा, जिसे हम पाइलर कहते हैं, घोंघा के जो जीवाश्म होते हैं, घोंघा के जो जीवाश्म होते हैं वह मिट्टी पे वैसे के वैसे पड़े रहते हैं, या कहें उनका कवर वैसे के वैसे नष्ट नहीं होता है, बाकी अन्य उनके अवशेष भाग जो है वह नष्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम दबे हुए जीवाश्म अर्थात कंप्रेस्ड फॉसिल्स, अर्थात वे जीवाश्म जो मिट्टी में दब जाते हैं और अनेक वर्षों बाद प्राप्त होते हैं, ऐसे जीवाश्म को हम दबे हुए जीवाश्म कहते हैं, जैसे पौधों के जीवाश्म। अब देखिए, बात करें हम जीवाश्मों की आयु अर्थात एज ऑफ फॉसिल्स कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए, पत्थर की आयु जो होती है जीवाश्म की, पत्थर की आयु या जीवाश्म की आयु जो होती है वह निम्न विधियों द्वारा ज्ञात किया जाता है। जैसे पहला होता है यूरेनियम लेड विधि और दूसरा होता है रेडियोधर्मी कार्बन विधि। इन दोनों विधियों द्वारा जो अवशेष होते हैं या जीवाश्म होते हैं उन पे प्राप्त उनमें देखा जाता है कि कार्बन कितने अणु उपस्थित है, उसके अनुसार हम ज्ञात करते हैं कि यह जो जीवाश्म है वह कितना वर्ष पुराना है। देखिए, जैव विकास से संबंधित या जैव विकास का सिद्धांत हम थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे।